हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने टू फेस मेथड तक कंप्लीट किया था और सिंपलेक्स मेथड हमने लेस देन इक्वल टू के लिए देखा था हमने कि जब कंस्ट्रेंट्स में लेस देन इक्वल टू के साइंस होते हैं तो हम कैसे मूव करते हैं। मैं थोड़ा सा फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर कंस्ट्रेंट में लेस देन इक्वल टू के साइन आते हैं तो हम हमेशा स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। और सिंपलेक्स मेथड में सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए और स्लैक वेरिएबल जो होते हैं वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट करते हैं। ठीक है जी। अब टू फेस मेथड में क्या है कि अगर आपकी इक्वेशन जो हैं वो लेस देन इक्वल टू के साइन भी इन्वॉल्व कर रही हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू भी इन्वॉल्व कर रही हैं, या इक्वल टू भी इन्वॉल्व कर रही हैं, मिक्स करके इन्वॉल्व कर रही हैं, तो उस केस में ये टाइप वन आपका फेल हो जाता है। तो फिर हमारे पास टाइप टू है जिसको हमने नाम दिया टू फेस मेथड। तो टू फेस मेथड में क्या था, मैं थोड़ा ब्रीफ आउट कर देता हूँ हल्का हल्का सा। हम दो फेस में काम करेंगे, फेस वन एंड फेस टू। फेस वन में क्या है कि फेस वन में हम अपने आप अपनी तरफ से खुद ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार करते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। फेस वन में हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन खुद तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। हमारे पास कितने तरह के वेरिएबल हैं? हमारे पास अभी तक चार तरह के वेरिएबल है। कौन कौन से? डिसीजन वेरिएबल जो ओरिजिनली आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं, उसके बाद स्लैक वेरिएबल जो लेस देन इक्वल टू को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद सरप्लस वेरिएबल्स आएंगे अब जो ग्रेटर देन इक्वल टू को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, और लास्ट में आएंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल वेरिएबल्स होते हैं। दे आर जस्ट अप्रोचेज टू जीरो। उनकी वैल्यू जो है बहुत छोटी होती है, एज स्मॉल एज पॉसिबल, जस्ट लाइक जीरो, नॉट इक्वल जीरो बट जस्ट लाइक जीरो विच इज़ नेग्लिजिबल। ठीक है जी। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे जो स्लैक वेरिएबल्स हैं वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरेट करते हैं, और आर्टिफिशियल वेरिएबल जो हैं वो भी हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम को जनरेट करते हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को हम डालेंगे कहाँ? जहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा तथा जहाँ पर इक्वल टू का साइन होगा। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में सरप्लस वेरिएबल डलता है जो कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम को जनरेट नहीं करता है। और जिन इक्वेशंस में इक्वल टू होगा वहाँ तो सारी प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी, क्योंकि जिस इक्वेशन में इक्वल टू होगा वहाँ ना स्लैक डलेगा ना सरप्लस डलेगा, कोई नहीं डलेगा। ठीक है। लेकिन हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम जनरेट करने हैं, इसलिए इक्वल टू वाली इक्वेशन में हमेशा आर्टिफिशियल वेरिएबल आएंगे। तो अल्टीमेटली फाइनली लेमैन की तरह जहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन होगा वहाँ स्लैक वेरिएबल आएगा हमेशा। जहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा वहाँ पर दो वेरिएबल आएंगे, एक सरप्लस वेरिएबल विद नेगेटिव साइन और एक आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल। और जिस इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होगा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा। ठीक है जी। तो टू फेस मेथड में क्या है, फेस वन में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो खुद तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे कि जो भी आपके स्लैक सरप्लस या ओरिजिनल वेरिएबल होंगे उनको कॉस्ट देंगे ज़ीरो, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे उनको कॉस्ट देंगे -1। ठीक है। और इस तरह का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार होगा उसको हम लिखेंगे जेड स्टार से। तो ये एक नई चीज़ आ गई आपके पास, मैंने पहले भी रिपीट की थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास दो नोटेशन आई हैं, एक डैश वाली एक स्टार वाली। डैश की बात हम वहाँ करें जहाँ पे हमने मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में लिखना है, और स्टार की बात हम वहाँ करेंगे जहाँ हम टू फेस मेथड अप्लाई करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार कर लिया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार करने के बाद फिर हमने इमीडिएट पिछला जो आपका ओरिजिनल मेथड है उसको अप्लाई करके इसको फिर हमने सॉल्व करना, और सॉल्व करके हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ बनी जिसकी मैंने बात की थी। या तो जेड स्टार नेगेटिव आएगा या जेड स्टार आपका जीरो आएगा, नेवर भी पॉजिटिव। नेगेटिव आएगा तो सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, जीरो आएगा तो हम फेज़ टू की तरफ बढ़ेंगे, और फेज़ टू की तरफ बढ़ने के लिए क्या करेंगे वो मैं न्यूमेरिकल में आपको क्लियर करूँगा। तो क्वेश्चन है टू फेस मेथड का। Using two-phase simplex method, solve minimize z equal to x1 minus 2x2 plus minus 3x3 subject to constraint minus 2x1 plus x2 plus 3x3 equal to 2 and 2x1 plus 3x2 plus 4x3 equal to 1 where x1 x2 x3 are greater than equal to 0। ठीक है जी। एक्स वाई जेड की जगह हमने x1 x2 x3 ले लिया। अब क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करें, देखिए ज़रा। पहली बात, यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन की जगह मिनिमाइजेशन है। ठीक है जी। तो इसका मतलब सबसे पहला टास्क हमारा क्या होगा, इस मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना। दूसरी कंडीशन क्या थी सिंपलेक्स मेथड की, राइट साइड में जो कांस्टेंट्स होंगे दे मस्ट बी पॉजिटिव। अगर गलती से कोई कांस्टेंट नेगेटिव है तो उसकी इक्वेशन को दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मिनिमम का बनाया मैक्सिमम, तो ये बन जाएगा जेड डैश,
और कंस्ट्रेंट्स को अगर ध्यान से देखें तो दोनों में इक्वल टू का साइन है। ठीक है जी, दोनों इक्वेशंस में इक्वल टू का साइन है। तो इसका मतलब यहाँ तो ना स्लैक डालेगा ना सरप्लस डालेगा, लेकिन हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना ही बनाना है, क्योंकि विदाउट आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपलेक्स मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम लिखेंगे A1 A2 A3 से। तो इस इक्वेशन में डालेंगे A1, इस इक्वेशन में डालेंगे A2। फिर मैंने क्या कहा था, जितने भी टोटल वेरिएबल होंगे उन तमाम वेरिएबल्स को आपने हर इक्वेशन में लिखना है। तो देखिए ये सोल्यूशन, वी वांट टू मैक्सिमाइज जेड डैश। ठीक है जी, मिनिमाइजेशन है, मैक्सिमाइजेशन करनी है, तो जेड डैश नोटेशन लगाएंगे। डैश नोटेशन लगाएंगे तो क्या करना है, इसको माइनस साइन से गुणा करना है। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है जी, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, इसमें डाला था A1, तो ये आ गया -2x1 + x2 + 3x3 प्लस A1 A2, इसमें नहीं तो 0 A2 = 2, और 2x1 + 3x2 + 4x3। अब A1 ऊपर डाला तो नीचे होगा 0 A1 + A2 = 1। और अगर आप ध्यान दो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ध्यान से देखिए 1 0 0 1, ये 1 0 0 1। यहाँ फिर वही सेम चीज़, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कॉलम इकट्ठे नजर आए। मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये यहाँ भी हो सकता है कॉलम, एक यहाँ हो गया, एक तीसरी पोजीशन में हो गया, एक पाँचवीं पोजीशन में हो। और दूसरी बात मैंने ये बोली थी कि जितने ऑर्डर का आप जितनी आपकी इक्वेशंस होंगी, नंबर ऑफ इक्वेशंस, उतने ऑर्डर का आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना है। ठीक है जी, उसके बाद ये बन गया। अब फेस वन में क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन खुद तैयार करते हैं। सो वी वांट टू मैक्सिमाइज जेड डैश, तो ऑलरेडी था, स्टार हमने लगाया क्योंकि इस केस में हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन खुद तैयार कर रहे हैं, और टू फेस मेथड में ही स्पेशली हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन खुद तैयार करते हैं, और उसके लिए हमने नोटेशन लगा दी स्टार। तो इसका मतलब आज के बाद अगर स्टार कहीं भी आपको नजर आता है तो इसका मतलब आप टू फेस मेथड की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टू फेस मेथड की बात कर रहे हैं। 0x1 + 0x2 + 0x3 -A1 -A2। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनको कॉस्ट -1 देनी है, और बाकी तमाम वेरिएबल्स को कॉस्ट 0 देनी है। और ये हम सारी बातें पीछे मेथड में डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट नंबर 1, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर 1 कर दिया इसको, तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट नंबर 1। और बाकी काम आपका फिर वही सिंपलेक्स मेथड अप्लाई करेंगे। पहले बेसिक वेरिएबल CB XB, जो वेरिएबल है X1 X2 X3, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखने हैं। A1 A2 को भी कैपिटल लेटर में लिख दिया, लास्ट में मिनिमम रेशो। ठीक है जी, पीछे हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चन की, सेम प्रोसीजर है, सेम सब कुछ है, टेबल आपका बिल्कुल सेम चलेगा, इसके टेबल की कैलकुलेशन भी सेम चलेगी, चाहे जैसा मर्जी सिंपलेक्स मेथड आ जाए। ऊपर CJ मीन्स कॉस्ट वैल्यूज। इनिशियल स्टेज पे जिन वेरिएबल्स ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, पहली इक्वेशन में था A1, दूसरी इक्वेशन में था A2, तो ये ध्यान रखना, जो पहली इक्वेशन में होगा पहले नंबर पे आएगा, जो दूसरी इक्वेशन में होगा दूसरे नंबर पे आएगा। CB मीन्स कॉस्ट वैल्यूज। XB मीन्स जो आपकी राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यूज थी, ये बड़ी 2 और 1, ये आ गया XB। ठीक है जी, फर्स्ट रो में पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट, दूसरी रो में दूसरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट, है ना। उसके बाद फिर जेड डैश स्टार कैसे निकालते थे, आमने सामने गुणा करके, इसकी गुणा इसके साथ जमा इसकी गुणा इसके साथ, कितना आया -2 -1 -3 ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, फिर डेल्टा जे निकालते थे। डेल्टा जे कैसे निकालते थे, जो CB है उसको बारी बारी से तमाम कॉलम से गुणा करना है। पहले CB को फर्स्ट कॉलम से, इसकी गुणा इसके साथ जमा इसकी गुणा इसके साथ, -CJ, माइनस ऊपर वाला, ये आ गया 0। इसकी गुणा इसके साथ इसकी गुणा इसके साथ जमा इसकी गुणा इसके साथ, मतलब दूसरे कॉलम से, ठीक है। -1 × 1 प्लस -1 × 3 -4, ये आ गया 0, माइनस के तो वही रहेगा। फिर इसको तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, माइनस ऊपर वाला, ये आ गया। फिर इसको और चौथे कॉलम से गुणा किया, माइनस ऊपर वाला, ये आ गया। ठीक है जी, ये आ गया डेल्टा जे। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए आपको। डेल्टा जे के बाद फिर वही सेम चीज़ क्या करते थे, फिर उसके बाद मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखते थे। लेकिन मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखने से पहले मैंने कुछ बोला था यहाँ पे, जो नेगेटिव डेल्टा जे होंगे उनके कॉलम अच्छे से चेक कर लेने हैं। अगर उनके कॉलम में किसी भी कॉलम में अगर सारी जीरो या सारे नेगेटिव आ जाए, देन सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। तो -7 मोस्ट नेगेटिव, ये हो गया आपका इनकमिंग वेक्टर। फिर क्या करते थे, जो इनकमिंग वेक्टर का कॉलम था उससे XB को डिवाइड करते थे, 2/3 1/4। दोनों में देखते थे मिनिमम हो गया 1/4। इसका मतलब ये बन गया आउटगोइंग वेक्टर। आउटगोइंग का मतलब A2 आउटगोइंग हो गया,
फिर मैंने बोला था इनकमिंग और आउट गोइंग की इंटरसेक्शन, वो बनेगा आपका की एलिमेंट। आउट गोइंग वेक्टर है आपका A2, तो ये आ गया A2, उसको एरो हम नीचे की तरफ लगा दी। ठीक है जी। फिर उसके बाद A1 एज इट इज़, A2 बाहर हो गया, A2 की जगह एंटर काउंट किया X3, तो ये आ गया X3। फिर A1 की कॉस्ट -1, X3 की कॉस्ट 0। फिर क्या करना हमने, जो आउट गोइंग कॉलम होता था उसको इनकमिंग की जगह लेके आना है, मतलब 3 का बनाना 0, 4 का बनाना है 1। फिर मैंने क्या कहा था, जो की एलिमेंट है वो ऑपरेशन डिसाइड करता है, और डिसाइड होने के बाद वो अप्लाई पूरी रो के ऊपर होता है। ठीक है। इस 4 का बनाना 1, तो इसका मतलब इस 4 को क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन क्या डिसाइड किया हमने, 4 से डिवाइड करना। तो इस पूरी रो को एक्सेप्ट CB, एक्सेप्ट CB को छोड़ के पूरी रो को 4 से डिवाइड करना, और डिवाइड करके जो आएगा उसको हमने नीचे लिखना है यहाँ पे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 0/4, 1/4, ये आ गया यहाँ पे। अब नीचे की एलिमेंट आया ये। ठीक है। अब इस 3 का बनाना 0, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि इसमें जमा करके 0 हो जाए। इसको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑपरेशन डिसाइड करेगा कि एलिमेंट डिसाइड करने के बाद वो अप्लाई होगा सारी रो के ऊपर, और सारी रो के ऊपर अप्लाई होने के बाद इस रो में जमा करना है। तो इसको किससे गुणा करें ताकि इसमें जमा करके 0 हो जाए, -3। तो इसका मतलब इस पूरी रो को -3 से गुणा करना है, इस पूरी रो को -3 से गुणा करना है, और गुणा करके जो आएगा उनको कॉरस्पॉन्डिंगली इस रो के प्रत्येक एलिमेंट में जमा करना है। ठीक है जी। जैसे इसको क्या किया था हमने, -4 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/4 इंटू -4 कितना हो गया, -1, +2 कितना है 1, वो लिखेंगे आप, सॉरी कितना है, -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो -4 से मल्टीप्लाई किया तो -1, आई थिंक कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे, ये आया, हमने किया -4 से मल्टीप्लाई, -4, अच्छा सॉरी ठीक है, तो -4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी। तो ये बन गया 1 -1 -1 +2, -1 +2, ये 1 आएगा यहाँ पे, इसको देख लेना है 1 आएगा, मेरे आई में भी रॉन्ग, तो चेक कर लेना इसको आपने। ठीक है। फिर इसको -4 से गुणा किया तो ये बन गया -2, गड़बड़ क्यों हो रही है, गड़बड़ क्यों हो रही है इसको, वो ये 1 आ गया यहाँ पे। अब की एलिमेंट आपका आ गई ये, इसको किया, ओहो सॉरी -3 से मल्टीप्लाई करना था, सॉरी सॉरी -3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 0 करना ना मैंने, इसको किससे गुणा करें ताकि इसमें जमा करके 0 हो जाए, -3 से। तो इस पूरी रो को -3 से मल्टीप्लाई करके इस पूरी रो में जमा करना है, ये ठीक था। तो ये बन गया -3/4, 2 -3/4, 2 -3/4 इज़ 5/4। ठीक है। तो ये 3/2, ठीक है जी, -3/2, -2 आ गया -7/2। उस तरीके से -3 -3 -9/4 +1 आ गया -5/4, है ना, 0। और इसी तरीके से फिर जेड स्टार वैसे निकाला, आमने सामने मल्टीप्लाई करके -1 इंटू 5/4 +0 इंटू 1/4 आ गया -5/4। ठीक है। डेल्टा जे निकालने के लिए CB को पहले कॉलम से गुणा किया, गुणा करके जमा किया, जमा करके ऊपर वाला घटाया, फिर CB को अगले कॉलम से गुणा किया, गुणा करके 0 घटाया, ये आ गया, फिर अगले कॉलम से गुणा किया और ये हमारे पास आ गया। सिंस एवरी डेल्टा जे इज ग्रेटर देन इक्वल 0 बट जेड स्टार इज नेगेटिव, जेड स्टार इज नेगेटिव। और टू फेस मेथड क्या कहता है कि अगर फर्स्ट फेस में जेड स्टार नेगेटिव आ गया देन सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है जी। अगर फर्स्ट फेस में आ गया तो सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, तो यही ख़त्म हो गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग टू फेस सिस्टम सिंप्लेक्स मेथड, यूजिंग टू फेस सिस्टम सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व मिनिमाइज जेड इक्वल टू, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी बार पेपर में आया। 15/2 की जगह कई बार वो 7.5 लिखता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। डेसिमल से घबराना नहीं, डेसिमल आ गया तो उसको आप बेटर है कि इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखो, क्वेश्चन फॉर्म में सेल कैलकुलेशन करना आसान होती है। -3x2 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 3x1 -x2 -x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x1 -x2 + x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब एक तो यहाँ पर मिनिमाइजेशन है, इसको मैक्सिमाइज करना है, दूसरा यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, दोनों इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है। ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बनेगा यहाँ पे स्लैक वेरिएबल, सॉरी एक डलेगा सरप्लस, एक डलेगा आर्टिफिशियल, एक डलेगा सरप्लस, एक डलेगा आर्टिफिशियल। तो सरप्लस यहाँ डालेंगे x4, सरप्लस यहाँ डालेंगे x5,
आर्टिफिशियल यहाँ डालेंगे A1, आर्टिफिशियल यहाँ डालेंगे A2, ठीक है। क्योंकि सरप्लस वेरिएबल जो होते हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरेट नहीं करते हैं, इस वजह से ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं हमेशा। तो ये आ गया, वी वांट टू मैक्सिमाइज जेड डैश, सबसे पहला काम मैक्सिमाइजेशन, तो जेड डैश आ गया। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है, देखो जरा पहली इक्वेशन में -x4 सरप्लस वेरिएबल, x5 दूसरी इक्वेशन में सरप्लस वेरिएबल, A1 फर्स्ट इक्वेशन में आर्टिफिशियल, A2 सेकंड इक्वेशन में आर्टिफिशियल। और ये देखो A1 और A2 जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरेट कर गए। एक चीज़ का और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि आपके जो ओरिजिनल वेरिएबल होते हैं वो भी कई बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम को जनरेट कर जाते हैं, तो क्वेश्चन को देख के लग जाता है पता है। तो उस केस में उस हिसाब से हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल डालने हैं, ठीक है जी। मान लो अगर यहाँ पर x1, यहाँ x1 आपका मिस होता है ना, यहाँ पर x1 इसका ऑप्शन 1 होता और यहाँ पर x1 मिस होता तो 1 0 मिल जाना, तो आपने क्या करना था, तो सिर्फ इसमें डालना था एक आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल डालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर 1 0 बन गया था x1 की वजह से। तो फेस 1 वही काम अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ टास्क है। फेस 1 में क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को तैयार करते हैं, ये कर दिया तैयार। सारे स्लैक सरप्लस और ओरिजिनल वेरिएबल्स को कॉस्ट देनी 0, आर्टिफिशियल को कॉस्ट देनी है -1। उसके बाद फिर आपका टेबल बेसिक वेरिएबल जो इनिशियल स्टेज पे जिन्होंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया, फर्स्ट इक्वेशन में A1 है, दूसरी इक्वेशन में A2, तो ये आ गया। कॉस्ट वैल्यूज ये आ गई, एक्स भी मतलब बेसिक वेरिएबल की वैल्यूज जो राइट साइड में कांस्टेंट होंगे, पहली इक्वेशन का ऑप्शन पहली रो में, दूसरी इक्वेशन का ऑप्शन दूसरी रो में। अब ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये काम आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में फेज़ 2 लगना है। फेज़ 2 कैसे लगना है वो बताऊँगा आपको मैं। तो यहाँ पर सारे डेल्टा जी पॉजिटिव आ गए और जेड स्टार आपका आ गया 0। तो इसका मतलब अब फेज़ 1 का काम खत्म हो गया, नाउ वी विल गो फॉर फेज़ 2, ठीक है। अब फेज़ 2 को ध्यान से समझना जरा, फेज़ 2 में क्या करना हमने, ये करेंगे आप लोग खुद ध्यान रखना, इसको खुद करें आप लोग जरा कैलकुलेशन। फेज़ 2 ये बोलता है, अब ध्यान से सुन लेना मैं जो बोल रहा हूँ, फेज़ 2 ये बोलता है कि अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो वो ओरिजिनली यूज़ होगा। फेज़ 1 में आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम सेल्फ क्रिएटेड होता था, फेज़ 2 में आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ओरिजिनल यूज़ होगा, पहला स्टेप। तो सिंस ऑल डाटा ग्रेटर देन इक्वल 0 सो जेड स्टार इक्वल 0 सो लेट अस अप्लाई फेज़ 2, ये तो आ गई उसकी, ठीक है। अब फिर वी वांट टू मैक्सिमाइज, क्या बोला मैंने, फेज़ 2 में जो है, जब फेज़ 2 में जाएंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ओरिजिनल यूज़ होगा, ध्यान रखने से इसका। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओरिजिनल यूज़ होगा ये। फिर टेबल बनाएंगे बेसिक वेरिएबल। अब यहाँ पर जो टेबल बनेगा बेसिक वेरिएबल CB, XB, X1, X2, X3, X4, X5, ये सारे एज इट इज़ जो पिछले टेबल में थे वो लिख लिया हमने। पर इसमें क्या करेंगे, आप आर्टिफिशियल वेरिएबल को छोड़ देंगे। फेज़ 2 में आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल वाले कॉलम छोड़ देंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। और क्या करेंगे, जो आपका फाइनल टेबल था फेज़ 1 में, जो फेज़ 1 में फाइनल टेबल था उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल के कॉलम छोड़ के, आर्टिफिशियल वेरिएबल के कॉलम छोड़ के, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल के कॉलम छोड़ने हैं और एक आपने जो है ये CB छोड़ने हैं, दो चीज़ें छोड़नी है यहाँ पर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो फेज़ 1 का फाइनल टेबल होगा उस फाइनल टेबल की CB की वैल्यू को भी आपने छोड़ना है और आर्टिफिशियल वेरिएबल के कॉलम को भी छोड़ना है, और बाकी जो बचे, बाकी जो भी एंट्री सारी की सारी एज इट इज़ यहाँ लिख देनी है, ठीक है। CB की वैल्यू आप ओरिजिनली लिखेंगे, अब यहाँ पे वो CB की वैल्यू छोड़ देनी वहाँ पे। तो अब X1 X3 बेसिक वेरिएबल तो वही थे X1 X3, पर ये CB छोड़ जाएगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल के कॉलम छोड़ जाएंगे, बाकी एज इट इज़ रहेंगे। XB का कॉलम एज इट इज़, ये कॉलम एज X1 X2 X3 X4 X5 का कॉलम एज इट इज़ और XB का कॉलम एज इट इज़, ये आपने एज इट इज़ फेज़ 1 से लिख देने हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे अब CB जो आएंगे अब वो X1 और X3 की यहाँ से आएंगे, ये X1 की कॉस्ट -15 बटा 2, X3 की कॉस्ट 0, X3 क्योंकि इसमें नहीं है। और उसके बाद फिर वही सेम चीज़, फिर एज इट इज़ सिंपलेक्स मेथड अप्लाई करना है, आमने सामने करना है गुणा, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, दोनों को जमा करके ये आ गया। और ये डेल्टा जे फिर वैसे निकालना है, CB को फर्स्ट कॉलम से गुणा करना है, इसकी गुणा इसके साथ, जमा इसकी गुणा इसके साथ, माइनस ऊपर वाला 0 हो गया। फिर -15 बटा 2 इंटू -1 बटा 2 जमा 0 इंटू -1 बटा 2, जो आएगा उसमें से 3 घटाना, 3 घटा के आ गया 9/2, और वैसे बाकी एंट्रीज, ठीक है जी। अब क्योंकि इत्तेफाक से सारे डेल्टा जे पॉजिटिव आ गए, ऑल डेल्टा जे आर पॉजिटिव, तो सोल्यूशन आपका स्टॉप हो जाएगा। और अगर गलती से नेगेटिव आता है तो फिर वैसे ही हमने जो आपका ओरिजिनल सिंप्लेक्स मेथड था वैसे मूव करना, मोस्ट नेगेटिव एंट्री हुई जो वेक्टर एंटर किया उसके कॉलम के एंट्री से XB को डिवाइड करना, जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे आप। तो यहाँ पर खैर सारे पॉजिटिव आ गए, सिंस ऑल डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल 0 सो सोल्यूशन इज ऑप्टिमम, तो ऑप्टिमम सोल्यूशन आया ये। अब
जेड डैश इक्वल माइनस 75/8 एट x1 इक्वल टू माइनस 15/2। x2 इस फाइनल टेबल में नहीं है, और मैंने आपको पहले भी कहा था जो बेसिक वेरिएबल फाइनल टेबल में मिस होगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो x2 हो गया 0, x3 हो गया 0। अब आपने क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक यू कैन चेक x1 x2 x3 को उठाओ, जो आपका ओरिजिनल वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहाँ इनको डालो, आपका आंसर आ जाएगा 75/8। ये जेड डैश की वैल्यू आई, ध्यान रखना हमें चाहिए जेड की वैल्यू, तो जेड क्या था मिनिमाइज, तो मैक्सिमाइज नेगेटिव है तो मिनिमाइज का फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो दिस इज योर फेस 2 मेथड, 2 फेस मेथड। अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, इसमें से मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन के पास तो सोल्यूशन होगा और दूसरे क्वेश्चन के पास सोल्यूशन नहीं होगा, तो ये 2 क्वेश्चन आपने ट्राई करने को, ठीक है जी। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है यहाँ पे कि 2 फेस मेथड आपने तभी अप्लाई करना है पेपर में अगर बाई नेम दे रखा होगा। अगर बाई नेम नहीं दे रखा है तो गलती से भी इसको हाथ मत लगाना, ये खास ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है जी। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, और इसी के साथ मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, और नेक्स्ट मेथड पर हम अगले वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।